पहले टैक्सेशन में क्या होता था कि हम लोग ये देखते थे कि इनकम टैक्स रिफंड के लिए हम लोगों को धक्के खाने पड़ते थे, सीए लोग उसका फ़ायदा उठाते थे, या आम लोग जो डिपार्टमेंट में किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाता, बट हम लोगों को वो इनकम टैक्स रिफंड नहीं आते थे और उसका डबल लॉस होता था। एक जो एसएससी है, टैक्स पेयर है, वो परेशान है कि मेरे को रिफंड नहीं आ रहा, दूसरा गवर्नमेंट को उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता था, गवर्नमेंट को भी लॉस और टैक्स पेयर को भी लॉस। अब उन्होंने स्कीम ये कर दी कि 1 लाख रुपए तक का जो इनकम टैक्स रिफंड है वो विदिन 30 डेज आपके अकाउंट में आएगा, और अगर वो 30 डेज तक रिफंड नहीं आता किसी एसएससी का, तो जिसके पास फाइल है उसको जवाब देना पड़ेगा कि आपने 30 दिन के अंदर अंदर रिफंड क्यों नहीं करा। मेरा एग्जांपल देने का मतलब ये था कि अगर रूल सही बनाए जाएं और जवाबदेही तय हो, अब इसमें उन्होंने जवाबदेही तय कर दी है। अगर आपने, मैं आपका एग्जांपल लेता हूँ, अगर आपने उस रिफंड को बनाना है और आपने नहीं बनाया तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने क्यों नहीं बनाया, या आपको ऑब्जेक्शन लगाना पड़ेगा कि उसका रीज़न देना पड़ेगा। तो मेरा यह मानना है कि तरक्की के लिए सबसे जो मेन इशू है, मैं ये मानता हूँ कि जवाबदेही तय होनी चाहिए। जैसे अब 2024 की बात कर लेते हैं, पार्टियों की बात कर लेते हैं। जैसे विपक्ष बना है, गठबंधन बना है विपक्ष का, आपको लगता है कि वो सक्षम है मोदी जी को कहीं न कहीं नीचे ढकेलने में या हराने में? सबसे पहले मेरा ये मानना है कि 70 साल पुरानी पार्टी जिसने 70 साल राज करा, हमारे देश को कई पीएम दिए, आखिर उसको इन पार्टियों की सपोर्ट लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी? पहला क्वेश्चन तो ये आएगा ना। इस गठबंधन में मेन पार्टी तो आप कांग्रेस ही मानेंगे, उसको इन्हीं पार्टियों का समर्थन लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब स्टेट वाइज वो लोग आपस में तालमेल नहीं बिठा पाए तो लोकसभा में कैसे बिठा पाएंगे? इतने दिन होने के बावजूद वो फाइनल नहीं कर पा रहे कि हमारा हेड कौन होगा, तो वो प्लानिंग कैसे करेंगे? और जबकि दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी को ले तो वो तो इलेक्शन के मोड में है, उनकी तो तैयारी पूरी है और अभी तो ये प्लान कर रहे हैं कि हमारा हेड कौन होगा, हम किसको कौन सा डिपार्टमेंट देंगे, कैसे सीटें बांटेंगे। जो इनका हेड है, अध्यक्ष है किसी भी पार्टी को, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, किसी भी पार्टी का अध्यक्ष हो, वो कुछ और कहता है, वो स्टेट का लीडर कुछ और कहता है। आप ये देखिए ना, अब कांग्रेस की बात ले लीजिए, ममता कुछ कहती है कांग्रेस के बारे में और राहुल जी कहते हैं कि नहीं जी हम ऐसे नहीं। लास्ट मीटिंग जो हुई थी उसमें जो ममता बनर्जी और केजरीवाल साहब ने ये कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को संयोजक बनाया जाए या फिर पीएम पद के उम्मीदवार भी बनाया जाए, तो उसके बाद जो है सो कहने का नीतीश कुमार नाराज हो गए, कहा जा रहा है जो। पर नीतीश कुमार नाराज हो गए और आज ये रात को न्यूज़ आ रही थी कि नीतीश कुमार को बना रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि एक पोस्ट है और 20 दावेदार हैं, हर बंदा अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखेगा, अगर उसको बेनिफिट पर्सनल इंटरेस्ट कुछ फ़ायदा हो रहा है तो वो साथ देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो मेरा ये मानना है अगर मोटे तौर पे जाए ये आपस में ही लड़ पड़ेंगे। ये तो कह रहे हैं कि हम देश हित में आए हैं, साथ में देश हित में, देश को बचाने के लिए आए हैं साथ में, क्योंकि देश को बचाना है। अगर मोदी रह गया तो देश बचेगा नहीं, ये कह रहे हैं। मैं इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से चलूँ कि देश को बचाना है और इसलिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। जो राज्य है वो भी देश का पार्ट है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि एक तरफ तो हम लड़ाई करेंगे और दूसरी तरफ गले मिलेंगे, ये दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है। जहाँ तक केजरीवाल का आपने बात करा, केजरीवाल जी हमारे सीएम बनने से पहले उन्होंने शीला दीक्षित के बारे में क्या कहा, शीला दीक्षित मतलब कांग्रेस के बारे में क्या कहा, कितने इल्ज़ाम लगाए, आज आप उनके साथ कैसे मिल सकते हो? इट मीन्स आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है। सवाल फिर वही आ जाता है कि हर चीज़ की एक वैल्यू होती है। सीएम बनने से पहले अगर आपने कुछ कहा है तो उसकी वैल्यू कुछ और है, सीएम बनने पॉलिटिक्स में मतलब पॉलिटिक्स में नैतिकता की बात नहीं है, आप कर नहीं सकते नैतिकता की बात। हमने ये बात कह दी तो वो अटल है। आपको मालूम है देश की जो पॉलिटिक्स कैसी है, आज कुछ कहा कल कुछ कहा। ऐसे है जो पार्टी हैं और उनके लीडर जो कहते हैं, अगर तो उनकी फेवर में होता है तो पार्टी उनके साथ खड़ी हो जाती है, और अगर उनकी फेवर में नहीं है तो वो कहते हैं उसकी पर्सनल राय है, पार्टी से कोई लेना देना। एक बात आपने और कही कि ना राज्य में कैसे लड़ेंगे। 2024 से पहले तो ये लड़े हैं, अलग अलग लड़े हैं। अगर विपक्ष जो गठबंधन है वो जीतता है 2024 में, तो ये देखने वाली बात होगी कि उसके बाद राज्य में कैसे ये लड़ाई करेंगे। पहली बात तो जो आपने जीतने की बात करी है वो पॉसिबल नहीं नज़र आ रहा, वहाँ वो तो पॉसिबल ही नज़र नहीं आ रहा। उसका सबसे बड़ा रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हर बंदा ये चाहेगा
कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले, और वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि आप जैसे राम का मुद्दा ले लें, हम मंदिर का मुद्दा ले लें, अगर उसको भी इसमें इन्वॉल्व कर दें, वो एक दूसरे के फेस की तरफ देख रहे हैं कि वो क्या डिसीजन लेगा, दूसरी पार्टी क्या डिसीजन लेगी, आम पार्टी क्या डिसीजन लेगी, कांग्रेस क्या लेगी, सारे एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। पहले वो डिक्लेयर करे सॉरी कि मैं जाऊँ नहीं जाऊँ। तो इसका मतलब ये है कि जब देश की बात आएगी तो हर कोई ये चाहेगा अच्छी बात है, देश की फेवर में है तो फेवर मुझे मिले, और अगर गलत चीज़ होती है तो वो उसका जो है वो दूसरे के ऊपर डाला जाए। सीटों की बात की आपने, तो ममता बनर्जी ने एक बयान दिया कि बीजेपी को टैकल करने के लिए हम इनफ हैं बंगाल में। तो कहीं ना कहीं ये एक इशारा था कि आप कांग्रेस पार्टी के लिए कि आप बंगाल में दखल अंदाजी मत दें कि आपको सीटें कम मिलने वाली हैं, या फिर जो टीएमसी है वो इनफ है। जो आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसी चीज़ को अगर मैं साथ में एक और ऐड कर दूं तो अखिलेश कहेगा कि आप यूपी में नहीं है, वो कहेगा मैं यूपी में नहीं हूँ, आप यूपी में कांग्रेस को सीट नहीं चाहिए, मैं नहीं देता सीट। बात ये है कि बात ये रही कि कांग्रेस को कितनी सीटें दी जाएं हर स्टेट में। बात तो ये है ना, जो मेन बंदा है आप उसके साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं, तो फिर गठबंधन कैसे चलेगा। और दूसरी चीज़ वो ये कह रहे थे कि जी राहुल को हम पीएम के उसमें वो कर, अब नाम आ गया उनके अध्यक्ष जी का, मतलब आपस में भी नहीं है ना। अब राजस्थान का भी अगर हम ले लें तो क्या हुआ, वो अब ये कह रहे हैं कि हम तो जनता के पास बुनियादी चीज़ों को लेकर जा रहे हैं, बुनियादी मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। रोटी कपड़ा मकान हो गया, बेरोजगारी हो गया, ये मुद्दा मेन है। तो इसके ऊपर वो लेकर जा रहे हैं कि इसी के ऊपर जीतेंगे हम, ना धर्म ऐड करेंगे ना कुछ ना ऐसा ऐड करेंगे जिससे देश के लोगों में भावना इधर उधर हो। बेरोजगारी का जो मुद्दा है, क्या ये 2014 से है? मेरा क्वेश्चन ये है, क्या 2014 से है? ये 70 साल से है। गरीबी हटाओ, गरीबी मिटाओ, ये तो कांग्रेस का भी था। हर बंदा जो है वो ये देखेगा कि मेरे को किस इशू से फ़ायदा हो सकता है। अगर आप ये देखिए कि बेरोजगारी की बात है तो बेरोजगारी तो महंगाई, अगर महंगाई की बात करोगे तो महंगाई तो हर साल ये इशू रहा है, हर इलेक्शन में ये इशू रहा है। तो मेरे हिसाब से मैं ये नहीं मानता कि ये कोई नई बात है। नई बात है, क्योंकि ये चीज़ें जो है सो पीछे जो चुनाव हुए हैं, एमपी का चुनाव हुआ, राजस्थान का चुनाव हुआ, छत्तीसगढ़ देखने को मिला है, खासकर एमपी में, क्योंकि वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी थी, उसका भी कुछ असर नहीं हुआ। बाकी जो मुद्दे थे बेरोजगारी या फिर कहीं ना कहीं पेपर लीक के मामले थे, वो भी उसका कुछ असर नहीं हुआ खास। तो अब विपक्ष के पास मुद्दे बचते कौन है आखिर, कौन से मुद्दे बचते हैं आखिर? आप एक चीज़ देखिए, आपने बेरोजगारी की बात करी, क्या आप ये मानते हैं कि नौकरी देने से ही बेरोजगारी दूर होती है? नहीं, खाली नौकरी देने से नहीं होती। जो ये बिजनेस को स्टार्टअप कह रहे हैं, बिजनेस बढ़ाने के लिए लोन्स दे रहे हैं, या इतनी सड़कें बन रही हैं, इतने फ्लाईओवर बन रहे हैं, क्या उसमें रोजगार नहीं मिलता? मिलता है।